गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सी इंटर के लिए टैक्सेशन का पेपर रिवाइज कर रहे हैं। हम डायरेक्ट टैक्स रिवाइज कर रहे हैं। इसमें हमने सैलरी वाला हेड स्टार्ट किया था। इसे पेज नंबर 3.32 तक इस ICAI के स्टडी मटेरियल से हमने रिवाइज कर लिया था। अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सैलरी को ग्रेचुटी आप पढ़ चुके हैं। ग्रेचुटी एक वॉलंटरी पेमेंट होता है जो आपका एम्प्लॉयर एज ए विश आपको देता है, अपनी इच्छा से आपको देता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब क्वेश्चन उठता है कितना एग्जेम्प्ट होगा टैक्स में अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। अगर सर्विस में रहते हुए आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, फुली टैक्सेबल होगा। कोई एग्जेम्पशन यानी कोई छूट नहीं मिलेगी टैक्स में। पर अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको रिसीव होता है पैसा या डेथ होने पर रिसीव होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 में। पर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो ये देखा जाएगा आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड है या ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड नहीं है। क्वेश्चन आपको बता देगा ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड है, एम्प्लॉय या कवर्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये अज्यूम करना होगा कि ग्रेचुटी एक्ट 1972 में वो एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है और इसके लिए आप नोट डाल के आ जाएंगे एग्जाम में। तो अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है वो एम्प्लॉय तो आपको 3 पॉइंट करने होंगे। इन 3 अमाउंट को निकालना होगा। इन तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। फर्स्ट मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख। मैक्सिमम अमाउंट का मतलब होता है कि कभी भी पूरे लाइफ टाइम में 20 लाख रुपए से ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के लिए। दूसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो आपको एक्चुअल में मिला है। तीसरा पॉइंट है लास्ट मंथ सैलरी जो आपको लास्ट मंथ की सैलरी मिली है वो सैलरी में केवल 2 ही चीज़ें आएंगी, एक तो बेसिक सैलरी प्लस DA ऑलवेज। यहाँ पे आपको DNS अलाउंस हमेशा लेना है जब ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई हो रहा है, चाहे वो कंडीशनल हो या ना हो। तो दो का टोटल ही आएगा लास्ट मंथ जिस महीने वो रिटायर्ड हो रहा है उस महीने की सैलरी, एक तो बेसिक सैलरी प्लस DA का टोटल 15/26 यानी 15/26 लेंगे इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स लेने। इन ईयर्स का मतलब होगा अगर मोर देन 6 मंथ है, जैसे कोई एम्प्लॉय 25 साल 7 महीने काम करके रिटायर्ड हो रहा है 25 ईयर 7 मंथ, तो आप उसे 26 ईयर लेंगे। इन ईयर्स का मतलब होगा, जहाँ पे भी इन ईयर्स में बोलूँगा आपको सैलरी वाले चैप्टर में, उसका मतलब होगा मोर देन 6 मंथ को आपको 1 साल अज्यूम करना है। ठीक है, अगर 6 मंथ भी होगा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। मान लीजिए कोई 25 साल 6 महीने काम करके रिटायर्ड हुआ तो अभी आप 25 ईयर ही लेंगे। तो इन तीनों पॉइंट में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फटाफट रिवाइज करने ग्रेचुटी का अप्लाई होता है तो 3 पॉइंट करने होंगे प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्सिमम ₹20 लाख और लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर। सैलरी में 2 ही चीज़ें आएंगी, बेसिक सैलरी और प्लस DA। पर अगर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वो एम्प्लॉय ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो भी 3 पॉइंट करने होंगे। तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 2 पॉइंट तो कॉमन है, एक तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव आपको कितना पैसा मिला ग्रेचुटी के लिए वो, प्लस मैक्सिमम ₹10 लाख। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा एवरेज सैलरी लेंगे इंटू हाफ लेंगे और सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर लेना है। कंप्लीटेड ईयर का मतलब होगा चाहे 6 मंथ से ज़्यादा हो चाहे 6 मंथ से कम हो, आपको मंथ के फ्रैक्शन को हमेशा इग्नोर करना है, मंथ को इग्नोर करना है। जैसे 25 ईयर 7 मंथ काम किया तो आप यहाँ 25 ईयर ही लेंगे, चाहे मोर देन 6 मंथ हो चाहे लेस देन 6 मंथ हो, आप मंथ को इग्नोर करेंगे। तो एवरेज सैलरी सर कैसे निकलेगी? एवरेज सैलरी के लिए टैक्स वालों ने बोला कि जिस महीने वो एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ है उससे ठीक 10 महीने पीछे जाइए। जैसे मान लीजिए नवंबर में रिटायर्ड हुआ है तो अक्टूबर से लेकर जनवरी 10 महीने पीछे जाइए। जनवरी से अक्टूबर की सैलरी कैलकुलेट करिए और उसमें 10 का डिवाइड लगा दीजिए तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है एवरेज सैलरी निकलेगी, सैलरी में क्या क्या आएगा? सैलरी में वही आएगा जो HRA में आप लेते थे हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन में। एक तो बेसिक सैलरी आएगी जो पे स्केल से कैलकुलेट होती है आपकी। दूसरा DNS अलाउंस, अगर कंडीशनल है DA तभी लेंगे अगर आप कंडीशनल है। और कमीशन अगर फिक्स परसेंट से मिलता है आपको सेल पे, कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंट ऑन टर्नओवर, वो इसमें लेंगे। अब DA को कंडीशनल कब माना जाता है ये आप पढ़ चुके हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए DNS अलाउंस के बारे में क्वेश्चन में तो DNS अलाउंस को कंडीशनल बोलते हैं आप। एक तो वो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, FORM फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, प्लस अंडर द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वो आपको मिलता है, या इट इंक्लूडेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, या रिटायरमेंट की बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड होता है। इन तीनों में से कोई भी लाइन लिखी आ जाए DNS अलाउंस के बारे में, DA के बारे में, तो आप उसे कंडीशनल बोलेंगे। उन 10 महीनों की आपको बेसिक सैलरी लेनी है, 10 महीनों का DA कंडीशन लेना है, 10 महीनों का कमीशन ऑन फिक्स परसेंट से अगर मिलता है सेल पे वो लेना है। इन तीनों का टोटल करना है 10 महीने का और 10 का डिवाइड लगा देना है 10 का, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी। 1 महीने की एवरेज सैलरी इंटू हाफ होगा। सर्विस पीरियड कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीट ईयर मतलब मंथ को आपको इग्नोर करना है। क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
वेयर ग्रेचुटी, जैसे अगर आपको मान लीजिए 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिलती है तभी मैक्सिमम लिमिट नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख ही रहेगी। अगर आप 2 जगह से रिटायर्ड हो रहे हैं तो 40 लाख नहीं होगी मैक्सिमम लिमिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट का मतलब होता है पूरे लाइफ टाइम में कभी भी ग्रेचुटी के लिए 20 लाख रुपये से ज़्यादा की एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको पहले भी कहीं और से रिटायर्ड हुए थे, आपने 15 साल कहीं और काम किया था, वहाँ से रिटायरमेंट लिया था, और जब आपने रिटायरमेंट लिया था तो वहाँ 5 लाख रुपए की ग्रेचुटी की आपको एग्जेम्पशन मिली थी, 5 लाख रुपए माफ़ करवाए थे आपने ग्रेचुटी के लिए। ये क्वेश्चन आपको बोल देगा कितने रुपए माफ़ करवाए थे। अब दोबारा आप दूसरी जगह से रिटायर्ड हो रहे हैं तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो उस लिमिट से कम हो जाएगी, उस अमाउंट से कम हो जाएगी जो आप पहले माफ़ करा चुके हैं। जैसे आप 5 लाख रुपये माफ़ करा चुके थे, तो जब आप इस बार कैलकुलेशन करेंगे तो स्टैट्यूटरी अमाउंट जो है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15 लाख लेंगे, ठीक है। यानी क्या समझ में आएगा, आया, अगर कोई एम्प्लॉय पहले भी कहीं से रिटायर्ड हो चुका है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और उसे ग्रेचुटी का अमाउंट मिला है, तो जो ग्रेचुटी का अमाउंट मिला है और जितना वो एग्जेम करा चुका है, जितना पहले माफ़ करा चुका है, और दोबारा उसे ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है उसमें से जितना अमाउंट वो पहले एग्जेम करा चुका है वो लेस होगा, उसके बाद ही कंपेरिजन होगा। तो पढ़ देता हूँ, वेयर ग्रेचुटी इज रिसीव इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर, आपको पिछले के सालों में ग्रेचुटी का पैसा मिला था फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, आपके पहले वाले मालिक से, एंड अगेन रिसीव फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर, आपको दोबारा दूसरी जगह से ग्रेचुटी का पैसा मिलता है क्योंकि आपने दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर ली होगी। इन अ लेटर, बाद में प्रीवियस ईयर में, द लिमिट ऑफ ₹20 लाख विल बी रिड्यूस, इस 20 लाख रुपए की लिमिट को घटा दिया जाएगा बाय अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट अर्लियर, जितना पैसा पहले माफ़ करवा चुके हैं। और ये ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन सभी केसेस में मिलेगी, चाहे आप न्यू रेट से टैक्स दें या फिर आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स दें। आप पढ़ चुके हैं टैक्स देने के टैक्स रेट चूज़ करने के 2 ऑप्शन दिए गए हैं एसएससी को। आप न्यू रेट यानी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम चूज़ कर सकते हैं जिसमें कम रेट से आपको टैक्स देना होगा, ऑल्दो उसमें बहुत सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। और अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स देंगे जिसमें टैक्स की रेट थोड़ी सी हायर होगी पर आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, तो एसएससी चाहे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम चुने, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम बोल लीजिए या न्यू टैक्स रिजिम बोल लीजिए, या ओल्ड टैक्स रिजिम चुने या नॉर्मल प्रोविजन चुने टैक्स का, दोनों केसेस में ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन दी जाएगी। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 वुड बी अवेलेबल, मिलेगी टू एन एसएससी को इर्रिस्पेक्टिव, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफ द रिजिम अंडर विच ही पे टैक्स, जिस के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे कर रहा है। नेक्स्ट है पेज नंबर 3.35 है, कोई भी फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स मिलता है और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस की फी कमीशन आप पढ़ चुके हैं। कोई फी कमीशन जो होता है किसी मिलता है वो फुली टैक्सेबल होता है। परक्यूजिट्स अभी आप पढ़ेंगे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, कुछ चीज़ें कैश में ना देकर एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटी देता है, तो जैसे रहने को मकान दे दिया, आपके घर पे कुक अपॉइंट कर दिया एटसेट्रा। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह कहीं पर आपको प्रॉफिट्स वगैरह दिया जाता है, ये सब पढ़ेंगे, इनके टैक्स के प्रोविजन अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट एडवांस सैलरी आप पढ़ चुके हैं। एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है, आप जिस भी साल एडवांस में ले लेते हैं सैलरी उसी साल आपको टैक्स पे करना होता है। लीव सैलरी, छुट्टियों के बदले पैसा है। लीव इनकैशमेंट, छुट्टियों के बदले पैसा आप ले सकते हैं। कई हर एम्प्लॉय को कुछ लीव लेने का राइट होता है, अगर वो छुट्टियाँ इकट्ठी कर लेता है, लीव अवेल नहीं करता है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो इन लीव को सरेंडर करके, छुट्टियों को सरेंडर करके इनके बदले पैसा ले सकता है। तो हमें अब ये सीखना है कि अगर लीव इनकैशमेंट का पैसा आप लेते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। अगर ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, सर्विस में रहते हुए अगर आप लीव इनकैशमेंट का पैसा लेते हैं, छुट्टियों के बदले अपनी छुट्टियां सरेंडर करके कुछ पैसा लेते हैं, तो फुली टैक्सेबल होता है, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं दी जाती। यानी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड अगर लीव सैलरी या लीव इनकैशमेंट आपको मिलता है तो फुली टैक्सेबल होता है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है। पर अगर रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलता है लीव इनकैशमेंट का पैसा, छुट्टियों के बदले पैसा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA क्लॉज 1 में। पर प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में आपको 4 पॉइंट करने होंगे, इन 4 पॉइंट में से जो कम आएगा वो अमाउंट माफ़ हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा आपको मिला है पैसा तो टैक्सेबल होगा। अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्राइवेट एम्प्लॉय को पैसा मिलता है तो आपको 4 पॉइंट करने होंगे, इन चारों में से जो कम होगा वो माफ़ हो जाएगा। पहला पॉइंट तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आपको छुट्टियों के बदले कितना पैसा मिला वो लिख देंगे। 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेंगे, ठीक है। एवरेज सैलरी वैसे ही निकलेगी जैसे अभी आपने सीखा था कि जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पीछे जाएंगे 10 महीने, 10 महीने की सैलरी लेंगे, ठीक है। और यानी 1 महीने की सैलरी एवरेज का डिवाइड लगा देंगे 10 का और वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मंथ की सैलरी आपको लेनी है एक तरह से यहाँ पर,
ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अनअवेल लीव एज पर इनकम टैक्स रूल। आपकी जो अनअवेल लीव बची है एज पर इनकम टैक्स रूल वो लेंगे उन मंथ में और एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टैक्स वालों के अकॉर्डिंग आप एक साल में 30 दिन की छुट्टी के लिए एलिजिबल हैं। अगर 30 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती थी एम्प्लॉय को तो आप इसे इग्नोर कर देंगे। 30 दिन मैक्सिमम आप छुट्टी ले सकते थे एक साल में। सपोज आपका एम्प्लॉयर 40 दिन की छुट्टी दे रहा था आपको एक साल में, आप 40 दिन की छुट्टी ले सकते थे। आपने 20 साल काम किया तो 800 दिन की छुट्टी ले सकते थे। और आपने मान लीजिए 300 दिन की छुट्टी ले ली है, राइट। तो आप तो कह रहे हैं मेरी 500 दिन की छुट्टियां बची हैं आपके अकॉर्डिंग। नहीं, टैक्स वाले इसे ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो ऐसे बोलेंगे कि आपने 40 साल काम किया, 20 साल काम किया, हमारे अकॉर्डिंग तो आप 30 दिन की छुट्टी ले सकते थे साल में, तो वो 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 दिन की छुट्टी ले सकते थे आप। 300 दिन की ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग 300 दिन की छुट्टी बची हुई है। इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 डेज का डिवाइड लगा देंगे तो आपकी 10 मंथ की छुट्टियां बची हुई हैं। तो यहाँ पे वो आप 10 मंथ लिख देंगे, ठीक है। एवरेज सैलरी तो वैसे निकालेंगे जैसे अभी ग्रेजुएटी में सीखा था कि जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पीछे जाएंगे 10 महीने, 10 महीने की सैलरी निकालेंगे। सैलरी में वही आएगा जो HRA में आता है, बेसिक सैलरी जो पे स्केल से कैलकुलेट होती है। DNS अलाउंस अगर कंडीशनल है तो, डी कंडीशनल कब होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए। इट्स फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है वो आपका, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है, या रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ऐड होता है। इन तीनों में से कोई भी बात लिखी आ जाए तो डी कंडीशनल हो जाता है। और फिक्स परसेंट से अगर आपको कमीशन मिल रहा है सेल पे तो वो लेंगे। इन तीनों का टोटल करेंगे 10 महीने का और 10 का डिवाइड लगा देंगे 10 का, तो एवरेज सैलरी आ जाएगी एक महीने की। और जितनी टैक्स वालों के अकॉर्डिंग जितने महीने की छुट्टियाँ आपकी बाकी हैं अनअवेल जो नहीं ली हैं वो ले लेंगे। पर मान लीजिए आपने 20 साल काम किया, आपका एम्प्लॉयर तो आपको 20 दिन की छुट्टी देता था, तो टैक्स वाले फिर 20 को ही बेस मानेंगे। 20 दिन की छुट्टियाँ देता था, 20 साल काम किया तो 400 दिन की छुट्टी आप ले सकते थे, 300 दिन की ले चुके हैं तो 100 दिन की बची है। टैक्स वाले भी फिर इसे ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर 30 दिन से ज़्यादा मिल रही हैं तब तो वो 30 दिन को बेस मानेंगे, ठीक है। और अगर 30 दिन से कम मिल रही हैं तो फिर कम वाली छुट्टियों को ही बेस मानेंगे। 30 दिन मैक्सिमम है, ये नहीं कि हमें 20 दिन की मिल रही है तो वो 30 दिन लेंगे। तो वो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि आपने 20 साल काम किया, 20 दिन की छुट्टी आपका एम्प्लॉयर देता था एक साल की, तो आप 400 दिन की छुट्टी ले सकते थे, 300 दिन की ले चुके हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग 100 दिन की छुट्टियां बाकी हैं, राइट। क्लियर, अब पढ़ लेते हैं। तो आपने 4 पॉइंट करने होंगे और 4th पॉइंट है मैक्सिमम 25 लाख। इन चारों में से जो कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर लीव इनकैशमेंट का पैसा आप लेते हैं, छुट्टियों के बदले पैसा लेते हैं, तो ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, सर्विस में रहते हुए छुट्टियों के बदले पैसा लेंगे तब तो फुली टैक्सेबल होगा, कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आप छुट्टियों को सरेंडर करके पैसा लेते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुली एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA क्लॉज 1 में। जबकि प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में 4 पॉइंट करने होंगे, आपको 4 कैलकुलेशन करनी होंगी। इन चारों में से जो भी अमाउंट कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला तो बहुत इजी है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो छुट्टियों के बदले पैसा मिला वो लिख देंगे। दूसरा होगा आपकी 10 मंथ की एवरेज सैलरी लिख देंगे। एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, वही जिस महीने आप रिटायर्ड हुए उससे 10 महीने पीछे जाएंगे, 10 महीने की बेसिक सैलरी जोड़ेंगे, प्लस DA कंडीशनल जोड़ेंगे, प्लस कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स परसेंट जोड़ेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा एवरेज सैलरी, जो 10 महीने की एवरेज सैलरी है वो लिख देंगे, इनटू अनअवेल लीव एज पर IT रूल। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी छुट्टियां बाकी हैं वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 30 डेज़ की लीव ही ले सकते हैं। अगर 30 डेज से ज़्यादा मिल रही हैं तब तो 30 डेज़ को बेस मानेंगे टैक्स वाले, और 30 डेज से कम छुट्टियाँ मिल रही तो कम को ही बेस मानेंगे। और मैक्सिमम अमाउंट होगा 25 लाख। मैक्सिमम अमाउंट का मतलब होता है पूरे लाइफ टाइम में कभी भी लीव इनकैशमेंट के लिए 25 लाख रुपये से की ज़्यादा की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ये इसमें वही लिखा हुआ है कि अगर आप एक से ज़्यादा जगह से रिटायर्ड होते हैं तो भी ये जो मैक्सिमम लिमिट है डबल नहीं होगी। सपोज 2 जगह से रिटायर्ड हो रहे थे 50 लाख नहीं होगा, ये 25 लाख ही रहेगी लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट वही है जो आपने ग्रेजुएटी में पढ़ा था कि अगर आप पहले भी कहीं और काम करते थे और अब वहाँ पे लीव इनकैशमेंट आपको मिला था और वहाँ पे आपने कोई अमाउंट माफ़ करवा लिया था, सपोज आपने 5 लाख रुपये माफ़ करा लिए थे, तो अब मैक्सिमम लिमिट 20 लाख ही होगा। यानी जब कंपैरिजन होगा तो यहाँ 20 लाख लिखेंगे कंपैरिजन करते टाइम। यानी अगर कोई एम्प्लॉय पहले भी कहीं और काम करता था और लीव इनकैशमेंट का कोई अमाउंट एग्जाम करा चुका है, तो जो अमाउंट वो एग्जाम करा चुका है वो आपके मैक्सिमम अमाउंट में से घटा दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी का मतलब वही है जो HRA में होता है, बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस इफ प्रोवाइडेड या इफ कंडीशनल, और कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर यानी सेल पर। एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, जिस महीने आप रिटायर्ड हो रहे हो उससे पीछे जाना है, इमीडिएटली जस्ट पीछे जाना है 10 मंथ, और 10 मंथ की सैलरी आपको लेनी है। अब चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम चुने, चाहे नॉर्मल प्रोविजन चुने, सेक्शन 10 10AA यानी लीव इनकैशमेंट की छूट दोनों केसेस में आपको मिलेगी। ये भी रिवाइज हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है 3.38 पे प्रोविडेंट फंड पीएफ तो समझते हैं, इसमें आप भी कॉन्ट्री करते हैं। पीएफ अकाउंट खोला जाता है जब आप जॉब में होते हैं, आपका एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्री करता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको लमसम पैसा मिलता है विद इंटरेस्ट। तो जो पीएफ का पैसा होता है उसमें 4 टुकड़े होते हैं, वो 4 का पैसा होता है। एक तो आपका एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिला अपने हिस्से पे वो, प्लस एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो। तो हमें टैक्स ट्रीटमेंट समझना है। पीएफ 4 तरीके का हो सकता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव नहीं होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज मेंटेन करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पब्लिक का कोई भी आदमी किसी बैंक में खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट। हमें तो टैक्स ट्रीटमेंट समझना है। टैक्स ट्रीटमेंट सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, क्योंकि अगर आप सैलरीड पर्सन है तब तो इन तीनों में से कोई भी एक अकाउंट मेंटेन करता होगा आपका एम्प्लॉयर, या तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता होगा, या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता होगा, या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता होगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कहीं जॉब नहीं करते हैं या जॉब भी करते हैं, तो भी आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ में एम्प्लॉयर नहीं होगा, केवल आपका ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। इसमें क्या टैक्स के प्रोविजन है, कितना टैक्स लगेगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहे हैं, आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां आपका एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता है, तो जो एम्प्लॉयर है आपकी सैलरी के 12% से ज़्यादा अगर जमा करा रहे हैं उस प्रोविडेंट फंड में, तो वो एक्सेस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। यानी अप टू 12% जमा करा रहे हैं आपकी सैलरी का, तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12% से ज़्यादा वो कॉन्ट्री कर रहा है पीएफ अकाउंट में, तो एक्सेस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे सैलरी का मतलब वही है जो एचआरए में होता है, यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन सेल। और डी को कंडीशनल कब मानेंगे, जब तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी आ जाए। डीएनएस अलाउंस के बारे में, एक तो डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन में ऐड होता है, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो 12% ज़्यादा कॉन्ट्री करेगा तो टैक्स लगेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप तो कितना भी डिपॉजिट करा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं है, और आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन आप पढ़ेंगे जब पाँचों हेड का टोटल आता है, तो उस पाँचों हेड को टोटल को आप ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। उसमें आज चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग आपको कुछ डिडक्शन मिलती है 80C से लेकर 80U तक। डिडक्शन से होगा क्या, अच्छी बात है। डिडक्शन देने से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कम हो जाएगी और टैक्सेबल इनकम कम आएगी और टैक्स कम देना होगा। पर आप जो जमा करा रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 80C की डिडक्शन तभी मिलेंगे जब आप ओल्ड प्रोविजन से टैक्स देंगे। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी न्यू टैक्स रेजिम चुनते हैं अंडर सेक्शन 115BAC सब सेक्शन 1A वाला, तो आपको नहीं मिलेगी 80C में डिडक्शन। इंटरेस्ट 9.5% तक माफ़ होगा। अगर 9.5% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्स देना होगा एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे। इसी तरह अगर आपका जो पैसा है उस पर भी 9.5% तक ही ब्याज माफ़ होगा। अगर 9.5% से ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है तो उस पर 9.5% से ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है तो टैक्स लगेगा। ये रूल केवल 2.5 लाख तक ही लगेगा। यानी अगर आपका 2.5 लाख रुपये तक ही है कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में, तब तो 9.5% तक ब्याज माफ होगा 2.5 लाख पर। मान लीजिए आपको 10% मिल रहा है तो 0.5% पे टैक्स देना होगा। पर अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, सपोज आप 3 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, राइट, तो 2.5 लाख तक तो ऐसे होगी कैलकुलेशन। एक्सेस कितना हो गया 2.5 लाख से ऊपर 50,000, इस पर जो ब्याज मिल रहा है 10%, ये फुली टैक्सेबल होगा। नोट में यही पढ़ेंगे आगे, मैं अभी पढ़ा देता हूँ। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय जितना कॉन्ट्री कर रहा है तो 9.5% तक माफ होगा ब्याज, अप टू 2.5 लाख रुपए तक 9.5% तक माफ होगा। एम्प्लॉयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर का तो कितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उस पर ब्याज हमेशा 9.5% तक माफ होगा। पर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, अगर वो 2.5 लाख तक कॉन्ट्री कर रहा है तब तो 9.5% तक ब्याज माफ होगा। 2.5 लाख से ऊपर अगर कॉन्ट्री कर रहा है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है, सपोज 4 लाख कॉन्ट्री कर रहा है तो 4 लाख में से आप 2.5 लाख को हटा देंगे पहले। 1.5 लाख रुपये पे जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे 1% मिल रहा है, 8% मिल रहा है, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 लाख तक तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा इंटरेस्ट। 2.5 लाख से अगर ज़्यादा मिल रहा है अमाउंट कॉन्ट्री कर रहे हैं तो जितना भी अमाउंट कॉन्ट्री कर रहा है एम्प्लॉय, उस पर पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। क्लियर? मैं वापस बोल देता हूँ, 4 लाख रुपए कॉन्ट्री किया आपने, 4 लाख मान लो 10% ब्याज मिलता है तो 4 लाख में से 2.5 लाख पे तो 9.5% तक माफ हो जाएगा, राइट, और 0.5% टैक्सेबल होगा। बाकी 1.5 लाख रुपए जो एक्सेस कॉन्ट्री कर रहे हैं इस पर 10% ब्याज मिलेगा, ये पूरा टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बात करते हैं, जब रिटायरमेंट के टाइम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा ये तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? एम्प्लॉयर कितना भी जमा करा सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉय कितना ही जमा करा सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी रेट से इंटरेस्ट मिल सकता है, एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा तो जो पैसा मिलेगा उसके 4 टुकड़े किए जाएंगे, 4 हिस्से किए जाएंगे। जो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, आपका जो पैसा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट आपको मिला है इतने सालों का, वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय के हिस्से पर जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो दोनों सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगे। यानी क्या समझ में, अगर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में से पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उस पैसे के 4 टुकड़े किए जाएंगे। उन 4 हिस्सों का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? जो एम्प्लॉय का हिस्सा है, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो एम्प्लॉय के हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। और जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है इतने सालों का, वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं स्टैच्यू और एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलती है क्योंकि अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। अब बात करते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन करती हैं। अगर स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एम्प्लॉयर कितना भी जमा करा सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर वही तभी मिलेगी जब वो न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स देगा या नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स देगा। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम चुनते हैं सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A वाला, तो आप न्यू टैक्स रिजिम से अगर टैक्स देंगे तो एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट किसी भी रेट से मिल सकता है, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे एग्जेम्प्ट होगा। पर वही सेम चीज़ जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, वही सेम जो आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पढ़ाया था वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी एम्प्लॉय के लिए, उसका आपको ध्यान रखना होगा कि अगर 2.5 लाख, जैसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो 9.5% तक माफ होता है ब्याज। इसमें इंटरेस्ट की तो रेट की तो कोई लिमिट नहीं है, 2.5 लाख तक तो पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। पर 2.5 लाख से जितना ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट की बात हो रही, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अमाउंट तो टैक्सेबल नहीं होगा। जो एक्सेस कॉन्ट्री कर रहा है एम्प्लॉय, उस एक्सेस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल और रिटायरमेंट टर्मिनेशन वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं क्योंकि वह एम्प्लॉयर है ही नहीं, आप खुद ही कॉन्ट्री करेंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होगा उसकी एटीसी में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, पर डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप नॉर्मल प्रोविजन से यानी ओल्ड टैक्स प्रोविजन से टैक्स देंगे। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी न्यू टैक्स रेजिम चुनते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A वाला, तो आपको एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं एम्प्लॉयर का, इसमें जो आपका इंटरेस्ट है फुली एग्जेम्प्ट होगा, कोई लिमिट नहीं है। और एट द टाइम ऑफ 15 साल बाद जनरली इसमें रिटायरमेंट तो खैर होगा ही नहीं, 15 साल की लिमिट होती है मिनिमम। 15 साल बाद जो पैसा मिलेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड से वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, वी कैन से दैट व्हाट इज टैक्सेबल इज द इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा रिलेटिंग टू एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहे हैं, नॉट द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अमाउंट नहीं होगा, जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जो कॉन्ट्री कर रहा है एम्प्लॉय का तो कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉय जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, उस पर जो ब्याज मिल रहा है फुली टैक्सेबल होगा एक्सेस अमाउंट पे। और इफ द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज विद इन द अबव स्टेट लिमिट, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब तो 2.5 लाख देखना है। अगर केवल एम्प्लॉय कॉन्ट्री कर रहा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो 5 लाख हो जाएगी लिमिट। यानी अगर कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्री कर रहा है केवल प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री नहीं कर रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं पर अज्यूम कर लेते हैं कि हो रहा है कि एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्री नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय ही कॉन्ट्री कर रहा है, तो जो एम्प्लॉय कॉन्ट्री कर रहा है, ठीक है, वो 5 लाख हो जाएगी लिमिट का। 5 लाख से ज़्यादा जमा कराएगा तो जो एक्सेस इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे वो फुली टैक्सेबल होगा। यानी अगर दोनों कॉन्ट्री कर रहे हैं तो 2.5 लाख लिमिट आपको याद रखनी है कि अगर एम्प्लॉय 2.5 लाख से ज़्यादा जमा कराता है, वो भी 2 में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो 2.5 लाख से जो ऊपर का जो अमाउंट है जो जमा करा रहा है वो कॉन्ट्री कर रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। और अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्री नहीं कर रहा है, केवल एम्प्लॉय कॉन्ट्री कर रहा है, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में 5 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट जमा करा रहा है, जो एक्सेस अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ रिवाइज। और सैलरी का मतलब वही है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो HRA में होता है बेसिक सैलरी, DA कंडीशनल, इफ और कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स परसेंटेज।
ये दे रखा है अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से आपको पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, पर मान लीजिए रिटायरमेंट से पहले भी मिल रहा है तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, तब जाके वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपने लगातार 5 साल या उससे ज़्यादा काम कर लिया है, अगर लगातार 5 साल या उससे ज़्यादा आपने काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन में और आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर मान लीजिए 5 साल से पहले ही मिल रहा है पैसा, पर वो मिल रहा है क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, उस एम्प्लॉय की हेल्थ ख़राब हो चुकी है, या वो एम्प्लॉय ने बिजनेस ही बंद कर दिया, अब वो जॉब जा रही है उसकी, या ठीक है कोई भी ऐसा रीज़न है जो एम्प्लॉय के रीज़न से बाहर है, कंट्रोल में नहीं है, यानी आपकी कोई गलती नहीं है, किसी भी रीज़न से आपको 5 साल से पहले ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है, या तो बीमार हो गया वो एम्प्लॉय काम करने योग्य नहीं रहा, अनेबल है फॉर वर्क, तो फिर जो पैसा मिल रहा है, या जो एम्प्लॉय ने बिजनेस ही बंद कर दिया, जॉब चली गई है, बिजनेस बंद कर दिया तो जॉब डिसकंटिन्यू होगी आपकी, या कोई भी ऐसा रीजन जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है 5 साल से पहले भी, तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो भी एक तरीका है, मान लीजिए आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आपने 2 साल काम किया एक्स कंपनी में, अब आप वाई कंपनी में जॉब करें, तो एक और तरीका है आप पैसा ना लो, अपना PF अकाउंट ट्रांसफ़र करा लो। PF अकाउंट तो एक ही होता है, ये थोड़ी हर बार नया खुलता है। आप अपने एम्प्लॉयर से कह दो वाई, आपने एक्स जॉब छोड़ दी वाई को, तो वाई आपका PF अकाउंट में पैसे जमा कराएगा। तो अगर एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी RPM इट न्यू एम्प्लॉयर, अगर न्यू एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पैसा नहीं ले रहे आप, बैलेंस न्यू एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफर हो जाता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, पर अगर आप पैसा लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो आपका पैसा NPS अकाउंट में ट्रांसफर करा रही है NPS में, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है, आप पहले ही पैसा ले रहे हैं और ना कोई इल हेल्थ का रीज़न नहीं है, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं जो बियॉन्ड द कंट्रोल है, यानी आपने ज़बरदस्ती पहले ही पैसा ले लिया, 5 साल होने से पहले जो टैक्स लगेगा, तो ये मानते हो टैक्स लगेगा कि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं था, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था। यानी अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा टैक्सेबल होता है तो ये मानते हो उस पर टैक्स दिया जाएगा कि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं था, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था, और जो टैक्स बनता है वो आपको पे करना होगा लास्ट, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ATC में डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, पर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो आपने इतने सारे टैक्स बचाया तो वो आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना होगा। ये लिखा हुआ है वेयर द एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जो बैलेंस जमा हुआ इन RPF बिकम टैक्सेबल, अगर वो टैक्सेबल हो रहा है क्योंकि आपने 5 साल से पहले पैसा निकाल लिया, द टैक्स पेबल इन ईच ऑफ द ईयर वुड बी कंप्यूटेड, ये मानते हो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, यानी बैक डेट से होगी कैलकुलेशन, इफ द फंड हैड बीन एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कि वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था, एंड द डिफरेंस इन टैक्स वुड बी पेबल बाय द एम्प्लॉय, आपको डिफरेंस पे करना होगा। पर अगर आप अपना ये रीज़न तो आप पढ़ चुके कि आप अपना जहाँ नई जॉब आप ज्वाइन करते हैं वहाँ अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो फिर आपका जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इफ़ आफ्टर टर्मिनेशन विद एम्प्लॉयमेंट विद वन एम्प्लॉयर, अगर आप एक जॉब छोड़ देते हैं, द एम्प्लॉय ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट अंडर अनदर एम्प्लॉयर, आप दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, then only so much of the accumulated balance in his provident fund account will be exempt, उतना पैसा माफ़ हो जाएगा which is transferred to his individual account in recognized provident fund maintained by new employer. In such case, for exemption of payment accrued balance by the new employer, the period of service with the former employer shall also be taken into account for computing the period of 5 years. यानी जैसे मान लीजिए आपने 2 साल X में काम किया, अब Y में जॉब ज्वाइन कर ली, तो आपने जो PF का पैसा था इसका यहाँ से ट्रांसफर अपने नए एम्प्लॉयर के करा लिया, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई फ्रेश पीरियड स्टार्ट नहीं होगा 5 साल का, ये 2 साल मान यहाँ काउंट हो जाएंगे, यानी माना जाएगा आप 2 साल वाई में भी काम कर चुके हैं। ऐसे थोड़ी कि हर बार 5-5 साल फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी वाई से आप चाहें तो 3 साल बाद तो 3 यहाँ के और 2 यहाँ के 5 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं अपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, पर केवल इन्हीं केसेस में जो आपने पढ़े थे, इन केसेस में निकालेंगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कोई 5 साल से पहले भी या तो इल हेल्थ की वजह से, या आपके एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया था, या आपके रीजन कोई ऐसा था जो आपके कंट्रोल में नहीं था, यानी अगर आप अपना PF का पैसा दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफर करा लेते हैं तो जो पहले वाला पीरियड है वो जॉब का आपका काउंट होता है, वो आपके न्यू एम्प्लॉयर के पीरियड में कंसिडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिविजन क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।